हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। ये है संडे सवाल का एपिसोड नंबर 4। आज है तारीख 7 सितंबर 2025। ये वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड या एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले इस साल में अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल के पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा संडे सवाल में मैं पर्टिकुलरली किसी एक चैप्टर से, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के किसी न किसी चैप्टर से आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सवाल पूछती हूँ कि जो कि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हाय, मेरा नाम है सिमरन मतलानी और मैं एक क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट के लिए। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चंस और आंसर्स अप्लाइड हिस्ट्री नाम के चैप्टर से। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स में कवर कर चुकी हूँ, तो इसके वीडियोस आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिलेगा, लास्ट में आपकी स्क्रीन पर भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अप्लाइड हिस्ट्री को और क्या कहते हैं? अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो अप्लाइड हिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? कि क्या उसको हम कल्चरल हिस्ट्री कहते हैं, आर्ट हिस्ट्री कहते हैं, पब्लिक हिस्ट्री कहते हैं या रीजनल हिस्ट्री कहते हैं? तो इसमें इसका सही जवाब है कि हम अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री कहते हैं। कि जिसका मतलब है कि आप जब हिस्ट्री को लोगों के लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो ताकि वो अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में उनसे बेनिफिट ले सकें। कई बार हम पास्ट से सीखते हैं, पास्ट की गलतियों को, लोग कहते हैं ना कि अपने अतीत की गलतियों से सीखा करो, तो वही होता है हिस्ट्री को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। आप अपनी अतीत से सीखते हो अपने आज को और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए। तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज डैश। और आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए या फिर पब्लिक हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। ये पीवाईक्यू में आ चुका है क्वेश्चन, आपके पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि अप्लाइड हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसका काम क्या है? हिस्ट्री की एप्लीकेशन को स्टडी करना। क्यों? ताकि लोगों को फायदा हो। कब? अपने आज में और आने वाले कल में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलोर। इनमें से कौन सा एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का जहां पे एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया पब्लिक हिस्ट्री क्या है। अब कौन सा इंस्टीट्यूट है इन 4 दिए ऑप्शंस में से बेंगलोर का जहां पे एक पर्टिकुलरली पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है ना वो डेडिकेटेड है पब्लिक हिस्ट्री के लिए? तो आपके ऑप्शन है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसका आंसर काफी ऑब्वियस है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या है? देखिए, अब्रॉड में, देश के बाहर, इंडिया के बाहर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पब्लिक हिस्ट्री के कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पे पब्लिक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है ताकि उसमें रिसर्च की जा सके, ताकि पब्लिक हिस्ट्री के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा सके। तो इंडिया में ये ऑफर करता है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये आपको शॉर्ट नोट्स लिखने में भी काम आ सकता है अप्लाई हिस्ट्री के बारे में। अगर आपसे पब्लिक हिस्ट्री पर पर्टिकुलरली पूछा जाए तो आप ये डिटेल्स लिख के आ सकते हो कि पब्लिक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट इस इंस्टीट्यूट में है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेरिटेज, इनमें से कौन सी तरह का हेरिटेज, कौन सी तरह की धरोहर एक ह्यूमन क्रिएशन होती है? कि तो क्या वो नेचुरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल हेरिटेज है, कल्चरल है या मिक्स्ड नेचुरल है? आपके ऑप्शंस को समझ लीजिए। नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल प्राकृतिक, जो नेचर में बाय डिफॉल्ट, जिसमें बिना ह्यूमन कंट्रीब्यूशन के जो एग्जिस्ट करता है और जो धरोहर कहलाता है, उसको हम नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। इनटेंजिबल, टेंजिबल मैंने आपको बताया था जिनको आप टच कर सको, और इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो इनटेंजिबल हेरिटेज। फिर हो गया कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर, आपकी संस्कृति का हिस्सा होती है वो धरोहर। और फिर हो गया आपका मिक्स्ड नेचुरल हेरिटेज। मिक्स्ड हेरिटेज, एक्चुअली यहाँ पे नेचुरल नहीं पड़ेगा, मिक्स्ड हेरिटेज, जो कि कल्चरल और नेचुरल, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर दोनों होती है।
कुछ जगह है दुनिया में जो कि जिसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन भी है, जो सांस्कृतिक तौर से भी मायने रखती है और प्राकृतिक तौर से भी मायने रखती है। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कौन सी ऐसी इंडिया में एक जगह है, एक ही जगह है पूरे इंडिया में जो कि एक मिक्स्ड हेरिटेज है, मिक्स्ड धरोहर है, वो प्राकृतिक धरोहर भी है और सांस्कृतिक भी है। अब आपका सवाल है कि कौन सी तरह की धरोहर होती है जो कि एक ह्यूमन क्रिएशन, जिसको एक इंसान बनाता है। तो ये प्राकृतिक तो नहीं हो सकती। हाँ, इंटेंजिबल हो सकती है कि कुछ इंटेंजिबल हेरिटेज में क्या होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि डांस। डांस आप देख सकते हो जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। म्यूजिक हो गया, उसके बाद कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो गया, ये सब हमारे इंटेंजिबल हैं। आप स्टोरीज सुनते हो, अपनी पुरानी पंचतंत्र की कहानियां, जटर का टेल्स होती हैं, ये सब हमारी इंटेंजिबल है, जिन्हें छू नहीं सकते। और ये ह्यूमन क्रिएटेड भी हैं कि, पर यहाँ पे आपका सही जवाब ये नहीं है। आपका सही जवाब है कल्चरल हेरिटेज। क्यों कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक धरोहर ह्यूमन क्रिएशन है? क्योंकि उसमें भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो यहाँ पे जो टेंजिबल हेरिटेज है ना, वो सांस्कृतिक हेरिटेज का, कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है कि। तो आपका जवाब है कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक धरोहर, जो कि एक मानव, इंसान की बनाई हुई, मानव की बनाई हुई एक क्रिएशन होती है, एक रचना होती है कि। यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि टेंजेबल आर्किटेक्चर जिन्हें आप छू सकते हो वो होते हैं आर्किटेक्चर, उसमें होता है हमारी किताबें, हमारे आर्टिफैक्ट्स। इंटेंजिबल जैसे सोशल प्रथाएं, हमारी शादी की परंपराएं, हमारे दान पुण्य की परंपराएं, हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ओरल हमारी स्टोरीज, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ये सब हमारा इंटेंजिबल या इनटचेबल हेरिटेज है। अब प्राकृतिक धरोहर, नेचुरल हेरिटेज पे आपका चौथा क्वेश्चन है, गिव्स इंपॉर्टेंस टू व्हाट? इनमें से किसको प्राकृतिक हेरिटेज, किसको प्राकृतिक धरोहर, किसको इंपॉर्टेंस देता है, किसको मायने देता है? आर्ट फॉर्म्स को, आर्ट के अलग अलग प्रकारों को, बायोडाइवर्सिटी को, बायो मतलब जिंदगी, बायो, और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। तो सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, हमारा स्कूलिंग सिस्टम हो गया, हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, या फिर आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, हमारी जुडिशरी हो गई, उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, तो वो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो इनमें से किसको प्राकृतिक धरोहर, नेचुरल हेरिटेज, किसको इंपॉर्टेंस देता है? बायोडाइवर्सिटी को, जीवन की विविधताएं। बायोडाइवर्सिटी में क्या इंक्लूडेड होता है? लाइफ के क्या फॉर्म्स होते हैं? हम कहते हैं ना, प्लांट में भी लाइफ होती है कि। उसके बाद हम लिविंग बींग्स होते हैं कि, हमारे एनिमल्स आ गए, ये सब हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा, फोना और ह्यूमन लाइफ। तो प्राकृतिक धरोहर जो होती है ना, वो यही होती है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ ऐसी बायोडाइवर्सिटी, कुछ इस तरह की जीवन एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसी लाइफ, कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे फूल पौधे जो कि दुनिया में कुछ खास जगहों पर या किसी खास क्लाइमेट में ही देखने को मिलते हैं। तो वो होती है हमारी प्राकृतिक धरोहर, और उनका इंपॉर्टेंस किसको होता है? बायोडाइवर्सिटी को ही होता है कि। हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ आवर प्रेजेंट? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि। अब जो मैंने आपका ये, अच्छा, ये जो आपका पिछला क्वेश्चन था ना नेचुरल हेरिटेज वाला, ये आपका डायरेक्ट भी आ सकता है, ऐसे ही आपको ब्लैंक में भी दिया जा सकता है, और हो सकता है आपको जब आपको शॉर्ट नोट्स या आंसर इन ब्रीफ लिखना पड़े नेचुरल हेरिटेज पे, तो उसमें आप ये लिख के आ सकते हो कि इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू बायोडाइवर्सिटी, टू दी वेराइटीज ऑफ लाइफ, जैसे कि फ्लोरा, फोना, इकोलॉजी। अब आपका ये पीवाई की क्वेश्चन हो गया कि हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ अवर प्रेजेंट? मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अप्लाइड हिस्ट्री में हम पास्ट से सीखते हैं कि अपने प्रेजेंट पे अप्लाई करते हैं, उसी को हम अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं। तो ये आपका पीवाई की क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ में आया था। इसको आपको एमसीक्यू में नहीं पूछा गया था, ब्लैंक्स में नहीं पूछा गया था, बट मैं आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यूज में लाई हूँ ताकि आपको एग्जाम के लिए याद रहे। अप्लाइड हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट से कोरिलेट, यहाँ कैसे रिलेट करता है, कैसे जुड़ता है कि। तो क्या हम हिस्टोरिकल डेट्स याद रख के अप्लाइड हिस्ट्री को अपने प्रेजेंट से जोड़ सकते हैं? अपने पास्ट को प्रेजेंट से सिर्फ डेट्स याद करके बस हो गया हमारा काम? नहीं। बाय यूजिंग हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड गाइड द फ्यूचर, या बाय स्टडिंग ओनली एंशियंट सिविलाइजेशंस, सिर्फ हमारी प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ के, सिर्फ एंशियंट सिविलाइजेशंस को पढ़ के क्या हम
पास्ट और प्रेजेंट को कोरिलेट कर सकते हैं? क्या हम हिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ आपने स्टडी किया या फिर पास्ट को ग्लोरीफाई करके, भाई हमारे पास्ट में तो ऐसा हुआ, हमारे पास्ट में ऐसा हुआ, ये लोग थे हमारे देश में, तो हमारी संस्कृति में तो इतने बड़े बड़े महान लोग थे। तो क्या बस पास्ट को ग्लोरीफाई करके, बढ़ा चढ़ा के, बस ग्लोरीफाई करके हम अप्लाई हिस्ट्री को अप्लाई करते हैं क्या सोसाइटी में? तो नहीं। सही आंसर क्या है? बी। क्यों? यूजिंग हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। आज हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं ये हमें पता चलेगा जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, और उससे हम अपने फ्यूचर को गाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पास्ट की गलतियों को सीखो, अपने फ्यूचर में उन गलतियों को रिपीट मत करो। और वो कैसे होगा? जब आप अपने प्रेजेंट में वो गलतियां नहीं दोहराओगे तो आपका फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही नहीं निकलेगा जैसा आपका प्रेजेंट है। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको ये चीजें समझ में आएंगी। डिटेल में समझने के लिए आप लोग जाइए, जाकर के चैनल पे पूरा लेक्चर अच्छे से सुनिए। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र? तो एक यूनेस्को जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लिस्ट जारी करती है। कौन सी लिस्ट? एक हेरिटेज साइट की। कौन सी जगह हैं जो एक धरोहर है, एक विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, और उसमें भी वो दो लिस्ट जारी करती है। एक नेचुरल हेरिटेज है, उसके अलावा आपका कल्चरल हेरिटेज है। उसमें भी, कल्चरल में भी जो चीजें टेंजिबल है, जो इंटेंजिबल है, जैसे कि डिफरेंस मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करते हुए समझाया था, बिल्कुल वही डिफरेंस के साथ यूनेस्को भी अपनी लिस्ट जारी करता है। एक नेचुरल हेरिटेज की, एक टेंजिबल हेरिटेज की, एक इंटेंजिबल हेरिटेज की, और जैसा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, एक मिक्स्ड हेरिटेज जो प्राकृतिक भी है, सांस्कृतिक भी है। तो यहाँ पे आपका सवाल है, कौन सी प्राकृतिक धरोहर है जो एक यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर है और वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है? तो आपके ऑप्शंस हैं सुंदरबंस नेशनल पार्क, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें आपका सही जवाब है वेस्टर्न घाट्स। सुंदरबंस आपका ईस्ट इंडिया में हो गया, आपके ईस्ट में है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है के। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुझे याद नहीं आ रहा है, ये नॉर्थ में कहीं पे है के। और वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स क्यों कहते हैं? आप इंडिया का नक्शा उठा के देखोगे ना, तो ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। तो पहला तो वेस्ट हो गया इस साइड पे अपने, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र भी आता है, और यहीं पे जो घाट पड़ते हैं ना, उनको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो इस वेस्टर्न घाट्स में आपने देखा होगा कास्ट प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है अपने सतारा में, ये हमारे वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है कि कास्ट प्लेट्यू। मैंने आपको लेक्चर के दौरान एक फोटोग्राफ दिखाई थी, बहुत ही खूबसूरत है, जिसको हम महाराष्ट्र का फ्लावर ऑफ वैलीज कहते हैं कि। सो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? ये आपका पीवाईक्यू में आ चुका है कि। और ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया ना, कि कौन सी इनमें से महाराष्ट्र में है, कौन सी एक नेचुरल है, कौन सी कल्चरल है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं कि। फिर ये आपका इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? ये भी आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू में आया है कि ऐसे और आ सकते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक पेज नंबर 18 पे ये पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन सी इनटेंजिबल है, क्योंकि ये इनटेंजिबल है। ये सब क्या है? फेस्टिवल परफॉर्मेंस है, थिएटर है, डांस है। ये मेरे लगता है मैंने गलती से अभी तक गलत ऑप्शन लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में चेंज कर लूंगी। तो आपके तीन ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गलत है? कि तो रामन जो है वो एक रिलीजियस फेस्टिवल है, एक धार्मिक उत्सव है कि, और एक रिचुअल थिएटर है, एक रिचुअल की तरह परफॉर्म किया जाने वाला एक थिएटर जो कि गढ़वाल हिमालयास में होता है कि। और फिर है कोटियाटम, जो कि एक संस्कृत थिएटर है केरला से। और फिर है छौआ डांस, जो कि एक रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग, तो गाना, ड्रम्स बजाना, डांस करना, मणिपुर का। अब बताइए इन तीनों में से, ये ए, बी और डी में से, तीनों में से कौन सा है जो आपको, आपके अनुसार आपके लगता है कि गलत है कि। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। तो जो छौआ डांस है ना, वो एक डांस फॉर्म है ईस्ट इंडिया में, वो मणिपुर का नहीं है। तो मणिपुर में जो ये सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग, गाना, ढोल बजाना और डांस करना है ना, मणिपुर का जो आर्ट है, इसको हम संकीर्तन कहते हैं कि। और जो ये छौआ डांस है ना, वो एक डांस की कला है कि ईस्ट इंडिया में, मैं आपको बताया था, ये आपकी ईस्ट इंडिया हो गई, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर आ गया आपका एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में दुनिया का सबसे पहला म्यूजियम कहाँ पे एक्सकवेट हुआ था, कौन से शहर में? मेसोपोटामिया के कौन से शहर में? अगेन ये पीवाई की क्वेश्चन है।
हाल ही में आया है, बहुत रिसेंटली आया है, चांसेस कम है साहब कि आपसे दोबारा पूछा जाए, कम है पर एकदम इम्पॉसिबल नहीं है, रिपीट होने के चांसेस हमेशा होते हैं क्वेश्चंस। कौन सा शहर है जिसकी एक्सकवेशन के दौरान दुनिया का सबसे पुराना म्यूजियम मिला? कौन सा शहर है? ये शहर है मेसोपोटामिया में। तो आपके ऑप्शन है हड़प्पा, दिल्ली और आगरा। तो इसमें से आप एलिमिनेट तो बहुत इजीली कर सकते हो, दिल्ली और आगरा तो अपने इंडिया के शहर हो गए। फिर हड़प्पा हो गया, ये मेसोपोटामिया का नहीं, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एंशियंट शहर है, कि एक प्राचीन शहर है हिंदू घाटी सभ्यता का। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? उर। तो ये उर में जो है दुनिया का सबसे पुराना म्यूजियम मिला था। इसकी एक्सकवेशन की थी सर लियोनार्ड वुली से। तो आपसे ये भी ब्लैंक्स में आ सकता है कि द सिटी ऑफ उर वॉज एक्सकावेटेड बाय डैश, तो सर लियोनार्ड वुले। कब? 1922-34 में इन्होंने सर्व किया था। इस म्यूजियम को बिल्ट किसने किया था? प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की राजकुमारी इनी गैल्डी ने, जो कि खुद यहाँ की क्यूरेटर भी थी। क्यूरेटर मैंने आपको बताया था, म्यूजियम क्यूरेटर्स होते हैं, म्यूजियम्स को बनाने, उनको सेटल करने के लिए होते हैं। तो वो दुनिया की पहली क्यूरेटर भी कही जाती है कि क्यों? क्योंकि ये उड़ का जो उड़ में जो मिला था ये म्यूजियम, ये दुनिया का सबसे पहला म्यूजियम है। तो अगर प्रिंसेस एनिगाल्डी अगर वहां की क्यूरेटर भी थी, तो मतलब वो दुनिया की सबसे पहली क्यूरेटर थी। फिर द डैश एट कोलकाता वॉज फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी इन 1814। तो इनमें से क्या है जो एशियाटिक सोसाइटी ने स्टेब्लिश किया था कोलकाता में साल 1814 में? और नेथेनियल वेलिज, जो कि एक डेनिश बोटनिस्ट थे, डेनमार्क के एक बोटनिस्ट थे, उसके पहले फाउंडर और क्यूरेटर भी थे। तो इनमें से कौन सी जगह है जो कोलकाता में है? नेशनल म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम है, विक्टोरिया मेमोरियल है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है। आपको ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड कहाँ लगेंगे? नेशनल म्यूजियम में और इंडियन म्यूजियम में। याद करने का सिंपल तरीका क्या है? नेशनल म्यूजियम देश का म्यूजियम है, तो न्यू दिल्ली, दिल्ली शहर के कैपिटल में होगा। फिर हमारा विक्टोरिया मेमोरियल है, उसके बाद हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स है। प्रिंस ऑफ वेल्स है, ये हमारे महाराष्ट्र, हमारे मुंबई में ही है, कि जिसको आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहते हैं कि। फिर हमारा विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन म्यूजियम में से अगर हमको डिसाइड करना है, तो वो है हमारा इंडियन म्यूजियम, जो कि कलकत्ता में है, और एशियाटिक सोसाइटी ने इसको स्टैब्लिश किया था साल 1814 में। इंडिया का सबसे पुराना म्यूजियम है ये। और किसने, कौन इसका पहला क्यूरेटर था? नेथानियल वॉलेज। ये आपको डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि इंडियन म्यूजियम के पहले क्यूरेटर कौन थे। फिर आता है हमारा द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स, हमारा आखिरी क्वेश्चन। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। आर्काइव्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आर्काइव्स जो कि डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, म्यूजिक वगैरह को, किसी भी फाइल को आर्काइव रखना, किसी भी फाइल को स्टोर करके रखना, डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखने के लिए बनाई जाती है आर्काइव्स। और नेशनल फिल्म्स मूवीज का आर्काइव, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1964 में, कहाँ पे लोकेटेड है इसका मेन ऑफिस? तो मेन ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, दिल्ली, पुणे या जयपुर में? इसका सही जवाब है पुणे। हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से चलती है, बट जो फिल्म आर्काइव्स है ना, वो पुणे में है के। तो ये हमारा आखिरी ये था, क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया। इंडिया की पुरानी ओल्डेस्ट रेयर फिल्म्स फिल्म्स जो है यहाँ पे प्रिजर्व की गई है, संजो के रखी गई हैं। फिल्म रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं। आप रिसर्च करने जाओ तो सिनेमा पे आपको अगर रिसर्च करनी है, फिल्म कल्चर पे आपको रिसर्च करनी है, तो आपको कहाँ पे आपको पूरा कंटेंट, आपके सोर्सेस कहाँ से मिलेंगे? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया से। कब स्टेब्लिश की गई? 1964 में। तो दोनों में से कुछ भी आपके लिए एक ब्लैंक बन सकता है, कि कौन से साल बनी, कौन सी जगह बनी, कहाँ पे इसकी ऑफिस है, पुणे में है, ये सब आपके ब्लैंक्स में आ सकते हैं कि। फिर आपका होमवर्क क्वेश्चन, हर बार मैं आपको सीरीज के एंड पे एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, आपको जो कमेंट्स करने हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आपको क्या करना है? लिस्ट करना है चार ऐसी टेंजिबल कल्चर्स, टेंजिबल सांस्कृतिक हेरिटेज साइट जो इंडिया में है, एक ऐसी सांस्कृतिक है धरोहर जिसको आप छू सकते हो। इसमें क्या आ गया? आपका आर्किटेक्चर आ गया,
तो आपको पेज नंबर 18 पे आपको यहाँ पे छोटी सी हिंट दी है। पेज नंबर 18 में आपके चैप्टर, आपके टेक्स्ट बुक के एक बहुत पूरी लिस्ट है कि कौन सी इंडिया की जगहें हैं, कौन सी साइट्स हैं, केव्स हैं, मंदिर हैं, उसके बाद मिनारेट्स हैं, कौन सी जगह हैं, किले हैं जो कि टेंजिबल है, सांस्कृतिक है क्योंकि इंसान ने बनाई है, और वो विश्व धरोहर है। तो आपको कमेंट्स में कोई भी चार, बिना टेक्स्ट बुक खोले आप मुझे बताइए। अगर आप चार नहीं गेस कर पाते तो आप टेक्स्ट बुक से देखिए, या फिर आपको जितने आते हैं उतने आप कमेंट कर लीजिए। तो और इसके साथ साथ आप लोग जाइएगा जरूर, स्क्रीन पे आपके दिए गए चैप्टर के लिंक, वीडियोस को देखिएगा, चैप्टर के पूरे लेक्चर्स को सुनिएगा, समझिएगा पूरे चैप्टर को, और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि उस पर मैं रेगुलरली अपडेट्स डालती हूँ। जिस पीडीएफ से मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इसी के साथ खत्म करती हूँ मैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 हमने किया, चैप्टर नंबर 5 भी हम कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक।